Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Today, in this video, we will do next part of our topic subject verb concord और agreement. ओके अर्थात आज हम इस वीडियो में जहाँ तक हमने पिछली दो वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट का टॉपिक किया है उससे आगे का पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेकेंड पार्ट में हमने लास्ट पॉइंट किया था कुछ नाउन जैसे कि फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, काफ़ी सारे, ये कभी भी इनको प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता, अर्थात ये सिंगुलर ही माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इनके साथ कभी भी एन आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक डिस्कस किया था। लेकिन इनको अगर प्लुरल फॉर्म में बताना है तो फिर कैसे बताएंगे, वो कल बताया नहीं, तो आज करते हैं उस पॉइंट को पूरा। देखो जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर, ये तो हो गया, तो वही द सीनरी का बात आ गई, ऑफ कश्मीर इज़ इंडीड ब्यूटीफुल। इस तरह नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए इसके साथ कुछ शब्द जैसे कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पैकेट ऑफ फर्नीचर लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर इनके साथ इस तरह से काउंटेबल बनाना है तो ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, ए पैकेट ऑफ, इस तरह से लगाकर बना सकते हैं, नहीं तो ये काउंटेबल नहीं माना जाते और इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है। ओके, पॉइंट नंबर 24, एज फॉलोज। एक फ्रेज़ की जगह अगर एज फॉलो लिखना गलत है। एज फॉलोज तो ठीक है, एक फ्रेज़ है, लेकिन इसको एज फॉलो लिखना बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी में एज फॉलोज ही लिखा जाता है, जैसे द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, नॉट एज फॉलो, या द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब वैसे तो देखें आर आया है और फॉलोज लगता है ऐसे जैसे एस लग रहा है फॉलोज के साथ, तो वैसे तो एस लगता है जब सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लुरल वर्ब आई है क्योंकि एक फ्रेज़ के रूप में है। एज फॉलोज आता है, कभी भी एज फॉलो नहीं आता। डिटेल्स आर एज फॉलोज, द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। मेन पॉइंट्स इस प्रकार हैं, द डिटेल्स इस प्रकार हैं। फिर पॉइंट नंबर 25, द फॉलोइंग एवं द अंडरसाइन का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो वर्ब सिंगुलर, अन्यथा वर्ब प्लूरल ही लगेगा। सिंगुलर के लिए आई तो सिंगुलर और प्लूरल के आए है तो प्लूरल लगेगी द फॉलोइंग या द अंडरसाइन में। जैसे द फॉलोइंग आर द न्यू पीस प्राइसेस ऑफ द आइटम, इस आइटम के निम्नलिखित प्राइसेस हैं। अब आर आया क्योंकि न्यू प्राइसेस आया है, प्राइसेस। अंडरसाइंड हैज़ टेकन ए डिसीजन, अंडरसाइंड के बाद भी सिंगुलर आई हैज़ क्योंकि इसमें ए डिसीजन आया है, एस के जैन के द्वारा डिसीजन ले लिया गया। वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, अंडरसाइंड आके साथ रिक्वेस्ट आया क्योंकि प्लेजर सिंगुलर आया है। द फॉलोइंग इज़ द समरी, फॉलोइंग के साथ इज़ आया क्योंकि द समरी है ऑफ द डिस्कशन हेल्ड इन द मीटिंग, मीटिंग में जो भी डिस्कशन किया गया ये उसकी समरी है। तो द फॉलोइंग या द अंडरसाइन का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आया है तो सिंगुलर और प्लूरल के लिए आया है तो प्लूरल। जैसे पहले में द फॉलोइंग आर है और लास्ट वाले में द फॉलोइंग इज़ है, क्योंकि इसके बाद द न्यू प्राइसेस या द समरी है, तो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, द फॉलोइंग के साथ या द अंडरसाइन के साथ। कई वाक्यों में सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन प्रीपोजिशन के बाद होता है, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है, जैसे मैन आफ्टर मैन। अब इसमें सिंगुलर नाउन है दो, एंड आ रहा हो तो उसके बाद हम प्लूरल लगाते, लेकिन यहाँ आफ्टर अब तो में लगेगा भी ऐसे जैसे कंजंक्शन हो, लेकिन यह कंजंक्शन नहीं, ये प्रीपोजिशन है, तो ऐसे में सिंगुलर वर्ब लगेगी। आदमी के बाद आदमी, यहाँ मैन आफ्टर, ये कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है। वाज कमिंग देयर, एक के बाद एक आदमी आ रहा था। शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग रेगुलरली, सारे शिप एक के बाद एक शिप रेगुलरली आ रहे हैं। 1 मंथ आफ्टर अनदर हैज़ पास्ड, एक के बाद दूसरा महीना बीतता गया। ही लैग्स फ्रॉम डोर टू डोर, ही बैग्स, वो दरवाजे दर दरवाजे भीख मांगता है। तो एक के बाद एक रिपीटेशन हो और प्रीपोजिशन लगी है, पहले में इनमें तीनों में आफ्टर लगी है, लास्ट में टू लगी है,
तो फिर सिंगुलर मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 27, कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल लगते हैं दो भागों में बने होते हैं, जैसे सेसर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, बिनोकुलर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेज, शूज़, स्कैल्स, ग्लासेस, गॉगल्स एट्सेट्रा। ये नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, दो भागों में बने होते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेसर्स, पैंट्स, तो ये प्लूरल होते हैं लिखने में और प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है। वैसे यूज़ होते हैं एक ही साथ, जैसे माई शूज़, मेरे जूते, अब वो दो होते हैं तो ऐसे इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है, हालांकि काम एक के आते हैं। माई शूज़ आर न्यू, मेरे जूते नहीं हैं। हिज पैंट्स आर टाइट, उसकी पैंट्स टाइट है। द सेसर्स आर ब्लंट, सेसर्स ब्लंट था है। हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, उसके चश्मे सुंदर हैं। चश्मे, चश्मा नहीं कहते, चश्मे। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल नहीं कहते, स्पेक्टिकल्स। तो ये दो भागों में होते हैं, लगता है जैसे कि भी हाँ दो भाग, इसका मतलब पैंट दो होगी, दो टांग डालने के लिए, शूज़ भी दो, स्पेक्टिकल्स भी, सेसर्स भी, ये सारे दो भाग होते हैं, लेकिन एक ही माना जाता है, वो होते इकट्ठे हैं लेकिन भाग दो होते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लगती है। देख लो, होती एक इकट्ठी चीज़ है, भाग दो होते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब। लेकिन यदि इनके साथ संपत का प्रयोग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगती है। संपत, जैसे ओनली ए पेयर ऑफ शूज़ इज़ रिक्वायर्ड, अर्थात इनके साथ कुछ लगा हुआ है, तो अगर पेयर ऑफ लग रहा है तो कुछ जुड़ा हुआ है तो केवल एक जोड़ी जूते की ज़रूरत है। ए पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पर शूज़ है लेकिन एक जोड़ी बोल दिया, फिर आया इज़, खाली शूज़ बोलते मतलब तब भी वही है जूते, लेकिन वहाँ पर एक आदमी के जूते हों चाहे दो हैं, लेकिन अगर पेयर उस लगा दिया तो सिंगुलर मानी गई। या ए पेयर ऑफ सेसर्स वाज परचेज्ड बाय मी, एक जोड़ा सेसर्स का मेरे द्वारा खरीदा गया। हाँ, अगर पेयर सुब लगा दिया फिर सिंगुलर बन जाएगी ये। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 28, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं। इनके साथ वर्ब वाक्य के संदर्भ के अनुसार लगती है, अर्थात ये प्लूरल सिंगुलर दोनों में सेम रहते हैं। अब जैसा वाक्य का सेंस हो, संदर्भ हो, उसके अनुसार ही लगेगी। ऐसे नाउन हैं शिप, फिश, डियर और पाइस एट्सेट्रा। शिप हो, फिश हो, डियर हो, पाइस हो इत्यादि, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, जैसी वाक्य सेंस हो वैसे लग जाएंगे। ए शिप इज़ ए ब्यूटीफुल एनिमल, अभी यहाँ पर ए शिप का सेंस आ रही है तो कहते भाई एक शिप एक अच्छा जानवर है। अब मैनी शिप आर गेजिंग देयर, बहुत सारे शिप वहाँ चल रहे हैं, वहाँ पर मैनी आ गया तब भी शिप, ए आया तब भी शिप। आई फाउंड ए पीस, मुझे एक टुकड़ा मिल गया। आई फाउंड 5 पीस, 5 पाइस, सॉरी पीस नहीं है। आई फाउंड ए पाइस, आई फाउंड 5 पाइस, 5 भी तब भी वो ए है तब भी। देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, पॉन्ड में बहुत सारे फिशेज हैं, और देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, दोनों ही मतलब इन दोनों अगर दोनों से लिखे आइए देयर आर मैनी फिशेज, देयर आर मैनी फिश, तो कौन सा ठीक है? फिशेज वाला गलत है, देयर आर फिश ठीक है, क्योंकि फिश चाहे मैनी है चाहे एक है, वो शिप हो, फिश हो, डीर हो, पाइस, वो सिंगुलर फॉर्म में ही आती है, कभी भी एस नहीं लगता। जैसी सेंस लगानी हो वैसे लगा लो। आर लगा दिया तो इसका मतलब बहुवचन है, और इज लगा दिया है तो इसका मतलब सिंगुलर है, लेकिन एस नहीं लगेगा। यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज का या कोई क्लॉज सब्जेक्ट का कार्य करता है तो सब्जेक्ट की तरह ही वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव आया है, जिरंड आया है, फ्रेज आया है या कोई क्लॉज आई है और वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो जैसे 4 वाक्य हैं, चारों अलग अलग हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव, फ्रेज और क्लॉज का। पहला वाक्य है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक जिरंड है, स्विम के साथ आईएनजी वर्ब लगी हुई है, एक अच्छी एक्सरसाइज है तो इज़ आया। टू स्विम,
ये इन्फिनिटिव टू लग गया स्विम के साथ, तैरना तुम्हारे लिए अच्छा है तो टू स्विम इज आया तब भी। फ्रेज है हाउ टू स्टार्ट, कि शुरुआट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इट, इसकी शुरुआत कैसे करें, इज ए बिग क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन है, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया। दैट सी इज़ पुअर, कि वो गरीब है, इज़ नोन टू मी, ये मैं जानता कि वो गरीब है, ये क्लास है पूरी, दैट से शुरू होगी नाउन क्लास, वो मैं जानता हूँ। तो जब क्लास हो, जिरंड हो, फ्रेज हो, इन्फिनिटिव हो, एक सब्जेक्ट की तरह काम करे, ये सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। आगे देखो, मोर देन वन के साथ किसी नाउन का प्रयोग किया जाए, किस नाउन का प्रयोग किया जाए, किसी नाउन का प्रयोग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगी मोर देन वन के साथ, अगर किसी नाउन का प्रयोग कर दिया तो। जैसे मोर देन वन वर्कर, अब मोर देन के बाद वन लगा दिया तो वाज एब्सेंट। मोर देन वन स्टूडेंट वाज किल्ड, तो जो भी नाउन लगा लिया अगर कोई भी उसके साथ मोर देन के साथ, तो फिर कोई भी नाउन लगा दो, वर्कर लगाओ, स्टूडेंट लगाओ, तो फिर सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है, मोर देन वन यद्यपि एक प्लूरल संख्या को व्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देखो, मोर देन वन का मतलब बहुवचन होती है संख्या, इसका मतलब है एक से ज़्यादा, यानी बहुवचन सेंस आ रही है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस संबंध में मिस्टर फाउलर ने मॉडर्न इंग्लिश यूजेस में लिखा है, क्या लिखा है, मोर देन वन दो इट्स सेंस इज नेसेसरली प्लूरल, हालांकि इसकी सेंस आवश्यक रूप से प्लूरल है, इज ट्रीटेड एज ए सॉर्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ वन, ये एक किस्म से वन की सेंस की कंपाउंड्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, यानी एक सेंस निकाली जाती है। फॉलोइंग इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड एग्रीज विद द सिंगुलर नाउन एंड टेक्स ए सिंगुलर नाउन एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड नॉट वर्कमैन ऑफ वॉर। तो इस प्रकार ये उसने परिभाषा दी है कि मोर देन को सेंस निकलती प्लूरल में, लेकिन ये मानी जाती है सिंगुलर में, और सिंगुलर सेंस और सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 31, कई वाक्यों में मोर का प्रयोग निम्न प्रकार से भी होता है। मोर देन वन की बात थी वो, मोर बुक्स देन वन, अगर ऐसे आ रहा है तो मोर का प्रयोग, मोर के साथ, यहाँ तो सीधा था मोर देन वन, लेकिन अगर मोर के साथ फिर नाउन लग जाए, फिर देन वन बाद में आए, फिर आएगा बहुवचन यानी प्लूरल। जैसे मोर देन वन हैव बीन परचेज बाय हर, उसके द्वारा एक से ज़्यादा किताबें खरीद ली गई। अगर यहाँ पर मोर बुक्स ना आते, मोर देन वन बुक फिर होता ना, फिर तो सिंगुलर आती। मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, पार्टी में एक से ज़्यादा लड़कियाँ उपस्थित थी। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव अटेंडेड द क्लास, एक से ज़्यादा विद्यार्थियों ने क्लास अटेंड की। मोर वर्कमैन देन वन आर नॉट ट्रेसेबल, एक से ज़्यादा जो वर्कमैन हैं वो ट्रेसेबल नहीं है। इस तरह के वाक्य में प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मोर देन का ध्यान रखना है, मोर देन वन सीधा आया है, मोर देन वन के बाद अगर नाउन आया है तो सिंगुलर, और मोर के तुरंत बाद नाउन आया और फिर अगर देन वन आया है तो फिर प्लूरल आएगी। अगला देखो रूल नंबर 32, कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन आता है। कुछ वाक्यों में नाउन के बाद पहले प्रीपोजिशन आएगी फिर नाउन आएगा। जैसे द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, ठीक है, क्वालिटी आया, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आई, फिर से नाउन आया, तो क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, तो क्या आएगा फिर उस ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे देखते हैं। इनमें डिपेंड करेगा, अगर ऐसा भी आया किसी भी वाक्य में, सभी प्रकार के वाक्य में, पहले हम नीचे वाले देख लेंगे वाक्य फिर पढ़ेंगे। उपरोक्त वाक्य का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, ये है भाई, ठीक है। नाउन आया है, फिर कोई प्रीपोजिशन आई है, फिर से नाउन आया है, तो ऐसे वाक्यों में जो प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट है, ऐसे वाक्य में वर्ब प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन के अनुसार लगती है, अर्थात जो पहले वाला सब्जेक्ट है ये, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी।
जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, आगे का फिर बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका देखेंगे। द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स, अब क्वालिटी सब्जेक्ट है, गुड्स सब्जेक्ट है, लेकिन बीच में प्रीपोजिशन है ऑफ, तो इसके अनुसार गुड्स के अनुसार वर्ब नहीं लगेगी बल्कि क्वालिटी के अनुसार। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, कंट्रीज है और फाइनेंशियल हेल्प है, बीच में फ्रॉम आया है, तो यहाँ वाज लगी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल हेल्प के अनुसार, ना कि कंट्रीज़ के अनुसार, ना कि गुड्स के अनुसार। अगला, द कलर ऑफ दिस शर्ट, अब इसमें भी इज आ गया, शर्ट के अनुसार नहीं, कलर के अनुसार। योर व्यूज़ ऑन दिस मैटर, अब ऑन प्रीपोजिशन उसके बाद दिस मैटर है और योर व्यूज़ है, मैटर के अनुसार नहीं आई बल्कि व्यूज़ बहुवचन है तो आर आ गई। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट वर आया, क्योंकि एक्सीडेंट के अनुसार नहीं आई बल्कि डिटेल्स के अनुसार आई है, वर नॉट रिसीव्ड बाय अस सो फार। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील गुड्स, अब स्टील गुड्स के अनुसार नहीं आई, ऑफ के बाद जो आ रही है, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सिंगुलर है तो इज आ गया, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात बनाने की कीमत स्टील की। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब बिटवीन के बाद है इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुवचन हो गए, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन वो उस सिंगुलर है तो उसके अनुसार लगी, इज इंक्रीजिंग। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स, फ्लावर्स है, दीज फ्लावर्स हैं, ऑफ के बाद वो बहुवचन है, लेकिन क्या आया, स्मेल के अनुसार आई, इज लाइक्ड बाय ऑल। कहने का तात्पर्य ये है, यदि पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर से नाउन आया किसी वाक्य में तो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब दोबारा पढ़ेंगे इसको, नोट को जो पहले ही पढ़ा था। उपरोक्त वाक्य का स्ट्रक्चर ये हो गया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो ऐसे वाक्यों में वर्ब प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन के अनुसार लगती है, जो मैंने अभी समझाया। अर्थात वाक्य 5 में देखो, वाक्य 5 के अतिरिक्त सभी वाक्यों में प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर लगाई गई है। केवल 5वें में है, 5वें में नहीं, एक्चुअल में 4th में भी है, इन्होंने बताया नहीं। 4th और 5th दो कह सकते हैं यहाँ पर। 4th और 5th दोनों में पहले वाले में जो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आई, और पहले बाकी सब में पहले वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। समझ में आ गया? आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब पॉइंट पढ़ें इसका। नोट, यदि वाक्य में एक से अधिक नाउन प्रीपोजिशन के साथ आए हैं तो वर्ब सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन से आने वाले नाउन के अनुसार ही लगाई जाती है, जिससे मैंने अभी जो सुनाया। द मैनेजर रिमार्क्स इन द न्यूज़पेपर अबाउट द कंडक्ट ऑफ द प्लेयर, अब यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन है और उसके बाद तो क्या है, कंडक्ट ऑफ द प्लेयर, और पहला क्या, मैनेजर रिमार्क्स, मैनेजर के रिमार्क्स और उसका प्लेयर का व्यवहार। तो रिमार्क्स बहुवचन है इसलिए वर आ गया, वर नॉट अप्रिसिएटेड। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द स्टील आइटम, ऑफ से के बाद तो है स्टील आइटम्स, बहुवचन है, लेकिन यहाँ कॉस्ट है एक सिंगुलर तो इज आया। ये मैंने अभी पॉइंट समझा ही दिया, अभी यहाँ इन्होंने दोबारा नोट में बता दिया। रूल नंबर 33, जब वाक्य में इन फ्रेज का प्रयोग होता है, किनका, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रपोजिशन ऑफ, नन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, 2/3 ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ, गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, हिप ऑफ, वर्ब ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगाई जाती है। अगर ये कोई भी फ्रेज आए तो इनके बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अर्थात यदि ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर, अब ऑफ के बाद क्या आया है, शुगर है तो इज। ए लॉट ऑफ बुक्स, ऑफ के बाद लॉट ऑफ बुक्स है तो बुक्स है तो फिर वर्ब। प्लेंटी ऑफ चेयर्स, हैव। ए लॉट ऑफ मिल्क, वाज। तो इनके बाद जो नाउन आया है, लॉट ऑफ के बाद, प्लेंटी ऑफ के बाद, इन तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। रूल नंबर 34, यदि वाक्य में ए नंबर या द नंबर का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखें, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है और ए नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है।
अभी नंबर वाला चला था ना, पीछे थे प्लेंटी ऑफ, वो वाला वाक्य था, लेकिन अब नंबर की बात आ गई। ए नंबर या दा नंबर। दा नंबर है तो सिंगुलर और ए नंबर है तो प्लूरल वर्ब। दा नंबर का अर्थ होता है एक निश्चित संख्या और कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयुक्त होगा, लेकिन एक सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब भी आएगी। लेकिन अगर ए नंबर का मतलब है एक संख्या में, एक कोई बड़ी संख्या में, यानी वो बहुवचन मात्रा में आती है, तो ए नंबर का अर्थ होता है बहुत यानी मैनी, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दा नंबर का अर्थात एक निश्चित संख्या यानी कलेक्टिव फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म, और ए नंबर का अर्थ होता है बहुत यानी मैनी, और इसके साथ प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन जनरली स्मॉल। द नंबर आया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इन इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज आ गया। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन एसएससी दिस ईयर वाज आया। इस साल जो कैंडिडेट्स एसएससी में अपेयर हुए बहुत बड़ी संख्या थी वो, यानी एक ही मानी गई। ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, अब ए से शुरू आया है, ए नंबर है तो आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। देयर वर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेटिंग इन देयर टर्न। ये तो पॉइंट वो भी होगा, देर से शुरू है, इसके बाद वर आएगा या वाज आए, ये डिपेंड करेगा बाद वाला क्या है। बाद वाला है ए नंबर, तो ए नंबर मैनी को प्रेजेंट करता है। बेशक ए है, ए से ना कंफ्यूज हों, लेकिन ए नंबर को देखें तो प्लूरल आ गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक्स यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो और ज़्यादा देखने के लिए। थैंक यू। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे का पार्ट। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।